हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूरियस बुद्धिजीवी। आज का हमारा ये वीडियो हमारे लास्ट वीडियो का एक कंटिन्यूएशन है। दैट इज़ पार्ट 2 ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव, जिसमें आज हम स्टडी करने वाले हैं गवर्नर यानी कि राज्यपाल को और उनसे जुड़ी हुई सारी बातों को। इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनसे जुड़े हुए। सो लेट्स बिगिन विद इट। तो स्टार्ट करते हैं उनके अपॉइंटमेंट से। देखिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट लाइन ही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 153 यानी कि अनुच्छेद 153, जो बताता है आपको गवर्नेंस ऑफ स्टेट के बारे में। तो ये आर्टिकल आप बिल्कुल याद रख लीजिएगा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कई सारे एग्जाम्स के लिए। तो फिर गवर्नर होते कौन है? गवर्नर जो है ये आपके राज्य के प्रमुख कार्यकारी होते हैं, ठीक है। ही इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ योर स्टेट। जितने भी इंपॉर्टेंट और इनफैक्ट जितने भी सारे ट्रांजेक्शन होते हैं किसी भी स्टेट के, दे ऑल आर साइंड ऑन हिज नेम, ठीक है, उन्हीं के नाम से होते हैं। तो याद रखिएगा इस बात को। फिर हम डिस्कस करते हैं कि इनका इलेक्शन कैसे होता है। देखिए जो आपके गवर्नर होते हैं इनके लिए किसी तरीके के डायरेक्ट इलेक्शन या इनडायरेक्ट इलेक्शन का कोई भी प्रावधान नहीं है। किसी तरीके के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाने की बात नहीं कही गई है। रादर देन दैट इनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा अंडर हिज हैंड एंड सील, यानी इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और ये मॉडल हमने लिया कहाँ से? किसी तरीके का इलेक्शन ना करा के नियुक्त करने का यानी कि अपॉइंट करने का। इट इज़ बेस्ड ऑन द कैनेडियन मॉडल। तो आप ये भी बात याद रखिएगा, ओके। इसलिए ऐसा भी कहा जाता है कि जो आपके गवर्नर हैं एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं स्टेट में। फिर हम देखते हैं कि कुछ बेसिक सी चीज़ें जो इनके लिए ज़रूरी हैं। दैट ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। जायज़ सी बात है, भारतीय नागरिक होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी मस्ट है ये तो ऑब्वियसली। उसके बाद इन्होंने ही मस्ट हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज। 35 वर्ष की आयु को इन्होंने पूर्ण कर लिया हो तो ही विल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज द गवर्नर, ओके। देन हम देखते हैं 2 कन्वेंशंस इन दिस रिगार्ड। देखिए जो भी आपके गवर्नर होते हैं इनको अपॉइंट करने के रेफरेंस में 2 तरीके के कन्वेंशन चले आ रहे हैं। कन्वेंशन बस कहीं लिखे हुए नहीं होते, बस याद रखिएगा आप, ये जो ऐसी परंपरा है जो फॉलो होती आ रही है, लेकिन ये कभी भी टूट सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए कि जो बजट है आपका पहले ब्राउन लेदर बैग में आया करता था, लेकिन फिर निर्मला जी ने कन्वेंशन तोड़ा और वो लाल कलर के कपड़े में वो बही खाता बनाकर लाई थी, वो आपने देखा होगा। तो उसी रेफरेंस में देखिए दो जो इनके लिए कन्वेंशन हैं वो क्या हैं? ही मस्ट बी एन आउटसाइडर। देखिए अगर कोई बाहरी व्यक्ति होगा तो बेहतर रहेगा, वो ज़्यादा निष्पक्ष भी रहता है, ठीक है, बायस नहीं होता किसी तरीके से। उसके बाद वह लोकल पॉलिटिक्स का भी पार्ट नहीं रहेगा, यानी कि स्थानीय राजनीति से भी मुक्त रहेगा। तो ये अच्छा ही रहेगा, यही सोच के ऐसा एक कन्वेंशन बनाया गया है। दूसरा देखिए जो प्रेसिडेंट है, अगर ये चीफ मिनिस्टर को ये जो है ये एक बार कंसल्ट कर लेते हैं चीफ मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट करने से पहले। ये इसलिए अच्छा है क्योंकि आप देखिए जो आपका स्टेट लेजिस्लेचर होता है, यानी कि आपका जो भी राज्य विधानमंडल है, ये किन से मिलकर बनता है? ये 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। जो आप फर्स्ट होते हैं आपके गवर्नर, इसका पार्ट, फिर होती है आपकी राज्य विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली, और फिर होते हैं आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है ये एक ऑप्शनल चीज़ है, सारे राज्यों की नहीं होती है, आपको पता ही है, केवल कुछ राज्यों की है। जैसे आप मध्य प्रदेश की बात करें तो केवल यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा है। वहीं आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो दोनों हाउसेज हैं। तो याद रखिएगा जो भी स्टेट लेजिस्लेचर होता है इसके प्रमुख 3 हिस्से हैं, जिसमें गवर्नर है, लेजिस्लेटिव असेंबली है और लेजिस्लेटिव काउंसिल है, यानी कि राज्यपाल, राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद। और विधान परिषद आपको ये देखना है कि आपके राज्य में है या नहीं। अगर नहीं है तो सिर्फ गवर्नर और राज्य विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली ही स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट है, ओके। तो देखिए इन सबको मिलके ही काम करना है एट द एंड ऑफ द डे। इसलिए अच्छा होगा एक बार अगर कंसल्ट कर लिया जाए, ताकि बाद में काम करने में भी किसी तरीके की प्रॉब्लम ना आए। तो आप देखिए ये सिर्फ एक कन्वेंशन है, इनको फॉलो अप किया जाता है, पर ऐसा नहीं है कि ये हमेशा फॉलो होते हैं। ऐसा बहुत बार हुआ है कि इन कन्वेंशंस को तोड़ा भी गया है, ओके। मूविंग फॉरवर्ड हम बात करते हैं गवर्नर की ओथ की, तो सबसे यानी कि शपथ की। तो सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि इनकी शपथ दिलाता कौन है, कौन एडमिनिस्टर करता है द ओथ ऑफ द गवर्नर। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो चीफ जस्टिस होते हैं आपके कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट के, यानी कि आप जहाँ भी जिस भी स्टेट में रह रहे हैं वहाँ के हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो जो हैं वो दिलाते हैं गवर्नर की शपथ को, यानी कि ही एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ द गवर्नर, ओके। और अगर ऐसी कोई कंडीशन है कि जो चीफ जस्टिस हैं वो अवेलेबल नहीं है या किसी तरीके की वैकेंसी है, तो जो भी सीनियर मोस्ट जज होते हैं हाई कोर्ट के वो भी शपथ को दिला सकते हैं। तो ये बात भी आप ज़रूर याद रखिएगा, ये काफ़ी बार पूछा जाता है और कन्फ्यूजिंग हो जाता है। इसके बाद हम इनकी शपथ से जुड़ी कुछ
शर्तों की बातें कर लेते हैं, जैसे कि टू फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस, जाहिर सी बात है पूरी निष्ठापूर्ति के साथ, निष्ठापूर्णता के साथ अपनी जितनी भी ड्यूटीज़ हैं उनको ऑफिस की उनको फुलफिल करना। उसके बाद टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि सारे एक्ट्स को ध्यान में रखते हुए कि किसी भी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन ना हो, इन सब चीज़ों को प्रिजर्व करना। इसके साथ साथ अपने आप को डिवोट कर देना टू द वेलबींग ऑफ पीपल ऑफ द स्टेट, जिस भी स्टेट के लिए आपको अपॉइंट किया गया है। ओके, फिर एक हम जल्दी से क्विक लुक लेते हैं किन चीज़ों का, गवर्नर के ऑफिस से जुड़ी हुई कुछ बातों का जो आपको पता होनी चाहिए। देखिए, जो भी आपके गवर्नर अपॉइंट होते हैं वो किसी भी हाउस का, चाहे वो आपका स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें हम, राज्य विधानमंडल की, या आपके पार्लियामेंट की बात करें, मेंबर नहीं होना चाहिए। अगर वो मेंबर हैं वहाँ के तो उनको अपनी वो सीट वैकेट करनी होती है, खाली करनी होती है, सदन की सदस्यता, और यहाँ आकर वो गवर्नर जैसे नियुक्त या अपॉइंट हो जाते हैं। ओके, उसके बाद किसी तरीके का ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, यानी अदर देन द पोस्ट जो उनको दी गई है, किसी और तरीके का बिजनेस या कोई और उनके पास ऑफिस नहीं होना चाहिए। ओके, फिर राजभवन, ये तो आप जानते ही उनके ऑफिशियल रेसिडेंस को राजभवन कहा जाता है। फिर एक इंटरेस्टिंग बात इसमें देखने लायक ये है कि जो आपके गवर्नर हैं इनको भी बहुत सारी चीज़ों से इम्यून रखा गया है, ठीक है, यानी बहुत सारी चीज़ों से इनको उन्मुक्त रखा गया है, जिसमें से कुछ चीज़ें क्या हैं कि कोई भी इनके अगेंस्ट, जब ये अपने ऑफिस में हैं, यानी कि जब भी इनका टर्म ऑफ ऑफिस चल रहा है, यानी इनका कार्यकाल चल रहा है, तो इन पर किसी तरीके की क्रिमिनल प्रोसीडिंग यानी कि आपराधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती, ठीक है, इवन इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज पर्सनल एक्ट, चाहे वो इनके पर्सनल एक्ट के या व्यक्तिगत कृत्यों के संबंध में हो, किसी तरीके की क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इन पर नहीं की जाएगी। ही कैन नॉट बी अरेस्टेड और इम्प्रिजन, इनको गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, अब देखिए क्रिमिनल केसेस में तो हमने देख लिया, पर सिविल प्रोसीडिंग्स इन पर बिल्कुल चलाई जा सकती हैं, यानी कि उनके व्यक्तिगत कृत्यों के लिए उन पर सिविल प्रोसीडिंग्स चलाई जा सकती हैं, लेकिन उसके लिए 2 मंथ का एडवांस नोटिस उनको देना होता है। उसके बाद आप उन पर सिविल प्रोसीडिंग्स को चला सकते हैं, व्यक्तिगत कृत्यों के लिए आप उनको चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इनके टर्म ऑफ ऑफिस की। देखिए, जो आपके गवर्नर होते हैं यूजुअली इनका टर्म ऑफ ऑफिस 5 ईयर होता है, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये बात भी याद रखनी है, इट इज़ सब्जेक्ट टू द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। अब ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट क्या होता है? देखिए, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, जो चीफ मिनिस्टर होते हैं आपके, उनको अपॉइंट किया जाता है अप टू द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। तो वहाँ पर भी हमने डिस्कस किया था कि प्लेजर ऑफ द गवर्नर क्या होता है, पर यहाँ पे बात कर रहा है प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट की, यानी कि अगर ऐसी कोई स्थिति आ जाती है कि गवर्नर को हटाने की ज़रूरत पड़े तो प्रेसिडेंट उनको हटा भी सकते हैं। याद रखिएगा आप, उनको अपॉइंट भी इन्होंने किया था, और वो चाहें तो अगर ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो इनको हटाया भी जा सकता है। वैसे बाकी एट नॉर्मल इंस्टेंसेस इनका जो नॉर्मल टेन्योर है वो 5 ईयर्स का है। ओके, देन ही कैन रिज़ाइन, ये अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, आप ये बात भी याद रखिएगा, राष्ट्रपति को, जिन्होंने इसका अपॉइंटमेंट किया है उसी को ये व्यक्ति अपना त्यागपत्र यानी अपना रेजिग्नेशन लेटर भी देंगे, ठीक है। और अब देखिए, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए कि किसी स्टेट में गवर्नर नहीं है या किसी बात के चलते उनको अपॉइंटमेंट नहीं हो पाया है, तो उस स्टेट के जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, ठीक है, तो इनको आप थोड़े समय के लिए, टेम्परेरी समय के लिए आप ड्यूटीज़ डिस्चार्ज करने की जिम्मेदारी को सौंप सकते हैं। और ये प्रावधान बनाते कौन है? आपके प्रेसिडेंट, यानी कि जो प्रेसिडेंट हैं, ऐसे केस में जब गवर्नर का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ हो या नहीं हो पा रहा हो, तो उस स्टेट के जो भी चीफ जस्टिस होते हैं उनको ये जिम्मेदारी दे सकते हैं कि कुछ दिन आप एज अ गवर्नर काम करो। ओके, फिर हम डिस्कस करते हैं इनकी पावर्स एंड फंक्शंस, यानी शक्तियां और कार्य। इसको हम 4 हेडिंग्स के अंदर डिस्कस करेंगे। द मेन एग्जीक्यूटिव पावर्स, फिर विधायी जो भी इनकी शक्तियां हैं, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल एंड देन जुडिशियल। ओके, सो हम सबसे पहले बात करते हैं इनकी फाइनेंशियल पावर्स की। देखिए, अगर आपको स्टेट असेंबली में या स्टेट असेंबली में जब भी आपको मनी बिल लेकर आना हो, तो उसके लिए गवर्नर की पूर्व अनुमति आपको मस्ट है लेनी, ठीक है। प्रायर रिकमेंडेशन इज मैंडेटरी फॉर मनी बिल, आपको लेनी ही होगी। उसके बाद आप देखिए, ही सी स्टेट बजट इज लेट, जो भी आपके स्टेट का बजट होता है वो सही टाइमली आ रहा है नहीं, ये सारी चीज़ों के लिए भी वो लुक आफ्टर करते हैं। और हर 5 सालों में फाइनेंस कमीशन को भी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। इसके साथ साथ आप देखिए, जो भी कॉन्टिजेंसी फंड होता है, यानी कि आकस्मिक कोष जो होता है, उसमें से किसी तरीके का एडवांस चाहिए, तो ये भी किसके ऊपर है? आपके गवर्नर के ऊपर। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि डिमांड फॉर ग्रांट्स, जितने भी गवर्नमेंट ग्रांट्स वगैरह मांगती है कि इस चीज़ के लिए इतना चाहिए, उस चीज़ के लिए उतना चाहिए, किसी भी अगर किसी कारण के लिए ग्रांट्स की ज़रूरत है, तो उसके लिए भी गवर्नर की जो प्रायर परमिशन होती है वो चाहिए होती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इनकी एग्जीक्यूटिव पावर्स की। तो जितने भी आपने, जैसे ही हमने लेक्चर शुरू किया था, हमने बात की थी, ये हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव हेड भी हैं। तो चीफ एग्जीक्यूटिव हेड यानी मुख्य कार्यकारी जो अध्यक्ष हैं ये, इसके साथ साथ ही ये बात क्लियर हो जाती है कि जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन स्टेट में होते हैं वो सब गवर्नर के ही नाम पर होते हैं।
और ये क्या करते हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट आपके प्लेसमेंट्स हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट पोजीशंस हैं, जैसे चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एडवोकेट जनरल हो गया, आपके पीएससी के मेंबर्स हो गए, इस तरीके के सारे पोस्ट में अपॉइंटमेंट भी आपके गवर्नर करते हैं। उसके बाद देखिए, अगर किसी स्टेट में सरकार ठीक से काम नहीं कर पा रही है या इस तरीके का कुछ हो गया है कि स्टेबल गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो पा रही है, तो ये जो है प्रेसिडेंट को रेकमेंड भी कर सकते हैं उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए। इसके साथ साथ जितना भी जैसा भी आपका एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है उससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी ये चाहे तो सीख कर सकते हैं चीफ मिनिस्टर से कि क्या चल रहा है। हमने पढ़ा भी था हमारे लास्ट लेक्चर में, जो हमारे चीफ मिनिस्टर होते हैं वो गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में एक तरीके का चैनल ही है, ठीक है। उसके बाद डेली वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट जो भी चलती है उसके लिए अगर किसी तरीके के कन्वीनियंट रूल्स बनाने की ज़रूरत है तो वो भी गवर्नर देख सकते हैं। और साथ में जो आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, राज्य जो भी आपके विश्वविद्यालय होते हैं, इनके ये चांसलर भी होते हैं और वाइस चांसलर वगैरह को भी अपॉइंट करते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी जुडिशियल पावर्स की, यानी न्यायिक शक्तियों की। तो आप देखिए, जो भी स्टेट के गवर्नर होते हैं एक बार इनसे कंसल्ट करते हैं, कौन, आपके प्रेसिडेंट, जब भी वो हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने वाले होते हैं, ठीक है। तो एक बार उनसे किसी तरीके का कंसल्टेशन लिया जाता है कि देखो भाई, इस व्यक्ति को हम अपॉइंट कर रहे हैं इस हाई कोर्ट का जज, तुम्हारी क्या राय है, तुम भी बता दो। तो सब खुश हो जाते हैं ऐसे में, ठीक है। तो इट इज़ दैट केस। उसके बाद देखिए, जितने भी हाई कोर्ट से नीचे के जजेस होते हैं, जैसे आप जो आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस हो गए, इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट पोजीशंस होती हैं आपके लोअर जुडिशरी में, उसको भी अपॉइंट करते हैं आपके गवर्नर, ठीक है। तो जो बिलो लेवल, लोअर लेवल कोर्ट्स हैं, इन सब के अपॉइंटमेंट भी गवर्नर के अंडर में हैं। इसके साथ साथ आप देखिए, गवर्नर कैन पार्डन, रेप्राइव, रेस्पाइट, रेमिशन, कम्यूट, पनिशमेंट। तो इनका हम मतलब देख लेते हैं जल्दी से। पार्डन का मतलब होता है क्षमा करना, यानी कि कोई भी जो भी अपराध है उसके लिए, मतलब आप जो भी सज़ा दी गई है उसको ही पूरी तरीके से क्षमा कर दो कि चलो जाओ, तुम भी क्या याद रखोगे टाइप्स, ठीक है। फिर रेप्राइव क्या होता है, इसमें आप देखिए किसी तरीके का स्टे लगाना, ओके, विराम लगाना कुछ समय के लिए। जैसे मान लीजिए, जैसे अभी देखिए आप, कोरोना काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, सब काफ़ी न्यूज़ में है, आप रोज न्यूज़ देख ही रहे होंगे। तो इस समय में किसी को फांसी देने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है हमारे यहाँ, देश की सुरक्षा या देश में कैसे इस बीमारी से लड़ें। तो हो सकता है कुछ समय के लिए विराम लगा दिया जाए, स्टे लगा दिया जाए, ठीक है, कि चलो ठीक है, थोड़े दिन और जी लो तुम, तो हम यहाँ पर अभी कोई और दूसरा काम इंपॉर्टेंट जो है उस वक्त वो कर रहे हैं। इस तरीके की चीज़ें भी वो कर सकते हैं, ठीक है। रिस्पाइट का मतलब क्या होता है, अवॉर्डिंग लेसर सेंटेंस। देखिए, जितनी भी आपको पनिशमेंट मिली है उसको कम कर देना। और ऐसा क्यों, ये सिर्फ स्पेशल केसेस में होता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति डिसेबल है, या अगर कोई विमेन है, अगर उस पर कोई चार्जेस हैं और वो प्रेगनेंसी को फेस कर रही है या इस तरीके की चीज़ें हैं, तो जो भी पनिशमेंट है उसको लेसर कर देना, क्योंकि ये एक स्पेशल केस हो जाता है। रेमिशन में क्या होता है, देखिए, रेमिशन में जो है उसमें सिर्फ समय को कम कर दिया जाता है सज़ा के, ठीक है, बिना सज़ा का जो नेचर है उसको बदले। जैसे इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं, मान लीजिए आपको 5 साल का कारावास हुआ है, तो अब आपके कारावास का जो भी टाइम पीरियड है उसको 5 साल से हटा के 2 साल कर दिया जाए। अभी भी आपको जेल में ही रहना है, ठीक है, लेकिन 5 से 2 साल। तो नेचर नहीं बदला, जो भी आपको पनिशमेंट मिली थी, लेकिन इसका समय बदल दिया। तो ये हो जाता है आपका रेमिशन, रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस, ठीक है। उसके बाद कम्यूट का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूट, यानी एक की जगह कुछ और बदल देना। तो इसमें क्या होता है, आप देखेंगे भी हो गया आपने, बहुत सारे ऐसे केसेस, न्यूज़ेस हम सुनते हैं कि पहले फांसी दी गई थी किसी को, पहले डेथ पेनाल्टी थी और उसके बाद उसको फिर आजीवन कारावास कर दिया गया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया गया। या लोग ऐसी याचिका लगाते हैं कि आप ऐसा कर दो, फांसी ना दो, आजीवन कारावास दे दो। इस तरीके की चीज़ें आती हैं आपके कम्यूशन में, ठीक है। पर यहाँ पर एक ध्यान रखने लायक बात यह है कि जो आपके गवर्नर होते हैं, ये डेथ सेंटेंस को, यानी अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया गया है तो ये उसको क्षमा नहीं कर सकते। ये कौन कर सकते हैं, आपके प्रेसिडेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं इनके लेजिस्लेटिव यानी कि विधायी शक्तियों के बारे में। तो आप देखिए, जो आपके गवर्नर हैं, ये हमने डिस्कस किया, ही इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि ये राज्य विधायिका के एक अभिन्न अंग होते हैं। हमने अभी पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि राज्य विधायिका के 3 अंग हैं, गवर्नर, और उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, अगर आपके स्टेट में है तो, ठीक है। इसके साथ साथ देखिए, फिर ये क्या करते हैं, ही कैन समन और प्रोरोग द सेशंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एंड डिसॉल्व द असेंबली। तो जो भी आपकी विधानसभा होती है उसके सत्रों का जो शुरू होता है, जब सत्र खत्म होता है, ये सारी चीज़ों को भी ये कई बार नहीं एड्रेस करते हैं। इसके साथ साथ जब भी असेंबली को डिसॉल्व करना हो, आप सुनते ही होंगे विधानसभा को भंग कर दिया, तो ये भी गवर्नर की एक लेजिस्लेटिव पावर होती है। फिर ये 1/6 लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं। अगर आपके स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो 1/6 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं। इसके साथ साथ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोगों को भी किसी एक व्यक्ति को ये नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। फिर जितने भी इम्पॉर्टेंट जो ऑफिसेज हैं किसी भी स्टेट में, जैसे फाइनेंस कमीशन हो गया,
स्टेट का पीएससी हो गया, कैग की रिपोर्ट हो गई, ये सारी चीज़ें भी ये प्रस्तुत करते हैं किसके सामने, स्टेट लेजिस्लेचर के सामने। तो आप याद रखिएगा राज्य विधायिका के सामने भी है, पूरे विधानमंडल के सामने इन सारे इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स की रिपोर्ट को प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और वन ऑफ द फेवरेट सेक्शंस ऑफ द क्वेश्चन इज आर्टिकल 213। तो ये कई सारे क्वेश्चन कई बार इसमें पूछे जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट भी एक सेक्शन हो जाता है कि आर्टिकल 213 है क्या। तो आर्टिकल 213 अनुच्छेद 213 आपके संविधान का क्या कहता है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द गवर्नर, यानी जो आपके राज्यपाल हैं इनकी अध्यादेश जारी करने की शक्ति को ये बताता है। ठीक है, तो अभी अध्यादेश कब जारी कर सकते हैं, जब भी आपकी स्टेट लेजिस्लेचर जो है, लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल जो भी है, जब कोई सेशन में नहीं रहता तब, यानी कि या तो स्टेट असेंबली अगर आपकी, जैसे मान लीजिए एक स्टेट की हम बात करें जहाँ पर सिर्फ विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, अगर इस समय असेंबली भंग चल रही है तो जो आपके गवर्नर है ऑर्डिनेंस बना सकते हैं। और काउंसिल अगर हो जाती है तो काउंसिल तो इस काइंड ऑफ अ परमानेंट हाउस, आपको पता ही है। अगर एक भी लेजिस्लेचर ड्यूटी में नहीं है फिलहाल, जैसे काउंसिल है लेकिन असेंबली नहीं है, तब भी ऐसी स्थिति में जो आपके गवर्नर है वो ऑर्डिनेंस बना सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आपका ऑर्डिनेंस बनता है, जो भी अध्यादेश वो जारी करते हैं, उसको पास भी कराना होता है। जैसे ही स्टेट लेजिस्लेचर वापस गठित होता है, वापस कॉन्स्टिट्यूट होता है, और जब ये लोग वापस मिलते हैं, इनकी मीटिंग्स वगैरह होने लगती हैं, तो उसके बाद 6 सप्ताह के अंदर, अंडर 6 वीक्स, ठीक है, अंडर 6 वीक्स यू हैव टू गेट इट अप्रूव्ड। और अगर अप्रूव नहीं होता तो ऑर्डिनेंस वहीं पर आपका वहीं पर ख़त्म हो जाता है, वहीं पर उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन ख़त्म हो जाता है अगर उसको अप्रूवल ना मिले तो। ठीक है, तो अब हमने ये देख लिया कि ये ऑर्डिनेंस बना सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं अगर आपकी जो राज्य विधायिका है इसमें से कोई भी सदन ना हो तो, या एक ही सदन हो तो, ऐसे किसी केस में। ठीक है, लेकिन ये किन चीज़ों पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं ये भी जानना ज़रूरी है। तो देखिए ये अध्यादेश जारी करना, सॉरी रूल बनाना किसका काम है, आपके स्टेट लेजिस्लेचर का। स्टेट लेजिस्लेचर आप चाहे दोनों हाउसेज हों चाहे एक हाउस हैं, वो रिस्पेक्टिवली आपके स्टेट के हिसाब से हैं। तो अब स्टेट लेजिस्लेचर जो है किन मामलों में रूल्स बनाता है, बेसिकली स्टेट लिस्ट में। ठीक है, तो इसी का काम कर रहे हैं आपके गवर्नर, जब ये लोग एब्सेंट हैं तब। तो गवर्नर जो भी रूल्स या अध्यादेश जारी करते हैं, ऑर्डिनेंस बनाते हैं, ये भी कौन से मैटर्स पे होते हैं, मैटर्स ऑफ स्टेट लिस्ट पे। ठीक है, और फिर आप ये भी याद रखिएगा अध्यादेश जारी करना इनकी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, यानी विवेकाधीन शक्ति नहीं है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ का ये इसमें रिकमेंडेशन होता है कि आप अध्यादेश जारी कर दीजिए या आप अध्यादेश को आप वापस ले लीजिए, इस तरीके की बातों में। ओके, ऐसा नहीं कि उनके मन में आया उन्होंने बस किसी भी चीज़ पर रूल बना दिया। उसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 200। इसको भी आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, आर्टिकल 200 क्या कहता है। तो हम देख लेते हैं, ये कहता है व्हेन अ बिल इज पास बाय लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द गवर्नर कैन, जब भी कोई विधेयक पास किया जाता है तो फिर राज्यपाल के पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन तो देखिए ये कहता है गिव्स हिज एसेंट, यानी कि अपनी सहमति दे देते हैं। ठीक है भाई, सहमति दे दी तो ये तो सीधा एक्ट बन गया, काम ही खत्म हो गया। ठीक है, सेकंड क्या है, विथहोल्ड हिज एसेंट। ठीक है, यानी कि ये अपनी जो सहमति है इसको रोक सकते हैं कि देखो मैं बताता हूँ, ये होता है ना बताने वाले लोग, फिर वो बताते ही रहते हैं टाइप्स। ठीक है, ये विथहोल्ड करके रख लिया, कुछ बोला ही नहीं, ना हाँ बोला ना नहीं बोला। ठीक है, उसके बाद देखिए सेंड द बिल फॉर रिकंसिडरेशन, however if the bill is passed again with or without amendment the governor has to give his assent। अगर उनके पास कोई बिल आया है तो गवर्नर उसको वापस भेज सकते हैं कि देखो यार मुझे ठीक नहीं लग रहा है, तुम एक बार फिर सोच लो। ठीक है, तो उन्होंने वापस भेज दिया कि आप सोच के एक बार फिर से बताना, और उन्होंने जो भी आपकी असेंबली है इन्होंने बिल को वापस भेज दिया, चाहे उसमें कोई संशोधन किया हो या ना किया हो, ये असेंबली पर डिपेंड करता है, पर गवर्नर को उसको फिर साइन करना ही पड़ेगा, अपनी सहमति देनी ही पड़ेगी, वो बाध्य हो जाते हैं। तो एक बार इससे हमें समझ में आता है कि एक बार जो हमारे गवर्नर हैं ये वापस भेज सकते हैं बिल को पुनर्विचार करने के लिए, यानी रिकंसिडरेशन के लिए। लेकिन देखिए ऐसा कौन से केस में नहीं होता है, जब वो मनी बिल होता है तब, क्योंकि हमने अभी पढ़ा ही था पिछली स्लाइड्स में, मनी बिल तो आते ही इनकी रिकमेंडेशन से है ना, तो फिर ये उसको वापस क्यों करेंगे, ये भी एक कॉमन सेंस है। ठीक है, तो याद रखिएगा बिल आया, इन्होंने वापस भेजा, अगर बिल दोबारा आया चाहे संशोधन के साथ आए या बिना अमेंडमेंट के आए, इनको एक्सेप्ट करना होता है। चौथा ऑप्शन जो इनके पास है वो है रिजर्व द बिल फॉर प्रेसिडेंट्स एडवाइस, यानी इन्होंने कहा ठीक है मैं देखता हूँ, प्रेसिडेंट साहब को आगे भेजता हूँ फिर बताते हैं टाइप्स। तो देखिए ऐसे केस में गवर्नर का रोल खत्म हो जाता है, यहाँ पर इन्होंने जो भी बिल है उसको आगे भेज दिया प्रेसिडेंट के पास, अब प्रेसिडेंट बताएंगे आगे की कार्रवाई क्या है, वो उसको एक्सेप्ट करते हैं उसको रिजेक्ट करते हैं, वो एक अलग मैटर है। ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट जो है उनके पास कोई समय सीमा निश्चित नहीं है, कोई फिक्स टाइम लिमिट नहीं बताया है कि अगर गवर्नर ने प्रेसिडेंट को कोई बिल भेज दिया तो उनको XYZ दिनों में बताना ही बताना है, कोई भी टाइम लिमिट फिक्स नहीं है, प्रेसिडेंट चाहें जितने आराम से अपना टाइम ले सकते हैं।
तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। लेकिन याद रखिएगा, आप जो 3 आर्टिकल्स हमने बेसिकली आज डिस्कस किए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके, आर्टिकल 153 जिसमें हमने बात की थी गवर्नर ऑफ स्टेट्स के बारे में जो हमको बताता है। उसके बाद हमने पढ़ा था ऑर्डिनेंस मेकिंग वाला, अध्यादेश जारी करने वाला, वो दिया हुआ है आपके संविधान के आर्टिकल 213 में 213, और फिर आपका आर्टिकल 200 है। ये तीनों आर्टिकल आप अच्छे से याद रखिएगा। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी और आपको लेसन समझ में भी आया होगा। अब हम इससे जुड़े कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आर्टिकल 153 लेज फॉर द ऑफिस ऑफ द गवर्नर। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा है कि 153 में बताते हैं। उसके बाद द गवर्नर शुड बी अ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हमने शुरुआती लेसन में पढ़ा ही था कि अगर वो किसी स्टेट लेजिस्लेचर पार्लियामेंट के पार्ट हैं तो उनको अपनी सीट को छोड़ना होता है, वेकेट करना होता है। तो देखिए ऑप्शन 2 चला गया, तो ऑप्शन 2 जहाँ जहाँ नहीं है उसको आप काट सकते हैं। ये हो गया आपका ऑप्शन 2। अब हमको देखना है थर्ड ऑप्शन क्या कहता है, गवर्नर शुड हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 40 ईयर्स। बिल्कुल नहीं, ये तो हमारा 35 ईयर्स है, ये हमने अभी पढ़ा था फर्स्ट अपना स्लाइड शुरू करते ही। ठीक है, तो इससे हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है और हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन ओनली 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट आर फॉर्मली टेकन बाय गवर्नर्स नेम। तो ये कह रहा है कि सारे एग्जीक्यूटिव एक्शन जो हैं गवर्नर के नाम से चलते हैं। तो ये तो सही बात है, हमने पढ़ा ही था कि ऐसा होता है। फिर आप सेकंड देखिए कि द गवर्नर कैन प्रमलगेट ऑर्डिनेंस व्हेन द स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन। ये भी बात सही है कि जब भी स्टेट लेजिस्लेचर जो है सेशन में नहीं रहेगा तो आपके जो गवर्नर हैं ये ऑर्डिनेंस को प्रमलगेट कर सकते हैं, ये हमने पढ़ा है। नो डिमांड फॉर अ ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन गवर्नर्स रिकमेंडेशन। ये भी हमने पढ़ा ही था इनके फाइनेंशियल पावर में कि अगर आपको ग्रांट चाहिए तो गवर्नर का रिकमेंडेशन भी चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3। यहाँ पर ए लिखा हुआ है, ये 1 होना चाहिए, 1 2 3। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए एक असर्शन दिया गया है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सेम पर्सन कैन नॉट फंक्शन एज द गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट्स एट द सेम टाइम। देखिए ये कह रहा है कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट का गवर्नर नहीं बनाया जा सकता। ऐसा है क्या? फिर सेकंड पढ़ते हैं पहले, आर्टिकल 153 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट। हाँ, तो ये तो सही लग रहा है क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है ये एक्चुअली कि 153 में गवर्नर ऑफ स्टेट के बारे में बताया गया। लेकिन देखिए ए गलत है। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता भी है कि एक ही व्यक्ति को 2 स्टेट का गवर्नर या उससे ज़्यादा के लिए अपॉइंट किया जाए। तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग कैन रिमूव द गवर्नर ऑफ अ स्टेट फ्रॉम ऑफिस। ये तो हमने पढ़ा ही था, बहुत सिंपल सा आंसर है कि प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट होता है, यानी कि प्लेजर चाहें, अगर प्रेसिडेंट चाहें तो बीच में ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है तो गवर्नर को रिमूव भी किया जा सकता है। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, द गवर्नर कैन इशू ऑर्डिनेंसेज व्हेन द लेजिस्लेटिव असेंबली इज नॉट इन सेशन और ओनली व्हेन 2 हाउसेज आर नॉट इन सेशन। तो ये पूछ रहा है आप यहाँ पे सबसे पहले तो याद रखिएगा नॉट करेक्ट कौन सा है। ठीक है, इनकरेक्ट आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जब भी एक सेशन या दोनों सेशन नहीं होते, यानी दोनों या तो एक हाउस नहीं होता या दोनों हाउसेज नहीं होते हैं, जैसा भी आपके स्टेट में जितने भी हाउसेज हैं उसके हिसाब से गवर्नर ऑर्डिनेंस इशू करते हैं। तो सही बात है, तो ये तो इनकरेक्ट होगा, नहीं तो करेक्ट है। उसके बाद पूछा है द गवर्नर कैन एट हिज डिस्क्रिशन इशू द ऑर्डिनेंस वेदर द असेंबली इज इन सेशन और नॉट। तो देखिए ये थोड़ा सा वेग स्टेटमेंट हो जाता है, यानी इसमें बोला है कि ये अपने डिस्क्रिशन पर, यानी कि अपनी इच्छा अनुसार, अपने विवेक अनुसार ऐसा करते हैं। तो हमने पढ़ा था एक तो ये अपने विवेक अनुसार नहीं करते, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, जो आपका जो सारा मंत्री परिषद है ये इन्वॉल्व होता है। दूसरा हमने पढ़ा आपका ऑर्डिनेंस वेदर द असेंबली इज इन सेशन, मतलब गवर्नर को कोई मतलब ही नहीं है, चाहे विधानसभा हो या ना हो हम तो करेंगे ऑर्डिनेंस जारी। तो देखिए ऐसा तो कहीं भी हमारे संविधान में इतनी स्ट्रिक्ट रूल्स पावर्स किसी को भी नहीं दिए गए। तो ऑप्शन 2 हमारा यहीं से करेक्ट हो जाता है, आगे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी हम पढ़ लेंगे एक बार। द गवर्नर मस्ट बी सेटिस्फाइड दैट सच सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्ट व्हेन इट रेंडर इट नेसेसरी फॉर हिम टू टेक इमीडिएट एक्शन। ठीक है, अगर हमको लगता है, हमने पढ़ा था गवर्नमेंट के बिजनेस के लिए ये रूल्स बनाते हैं डेली बेसिस पे। फिर द गवर्नर्स ऑर्डिनेंस शैल हैव द सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज एन एक्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। जाहिर सी बात है, ये हमने पढ़ा ही हुआ है कि ये किसके बिहाफ पे, देखिए जो भी आपका स्टेट लेजिस्लेचर होता है, जो आपकी राज्य विधायिका होती है, उसी के बिहाफ पे तो बेचारे गवर्नर बना रहे हैं आपका रूल, क्योंकि ये लोग अभी फिलहाल छुट्टी पे गए हुए हैं या भंग हो गई है विधानसभा या असेंबली, जैसा भी है। तो जब ये बना रहे हैं तो जो भी ये रूल्स बनाते हैं, जो भी इनके ऑर्डिनेंस हैं, इनको किसी एक्ट के समकक्ष ही रखा जाता है, यानी एक एक्ट की तरह ही माना जाता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा जब वापस मिलती है असेंबली तो इसको 6 वीक्स के अंदर अप्रूव करती है, अप्रूवल नहीं मिलता तो ये वहीं पर स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। फिर यहाँ पर हमारा सेशन खत्म हो, वेरी मच, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ गुड डे।